एक ऐसी ही घटना सांप जाले के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश की सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा। शेष आधा जो बाहर था, उसकी चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर अपने झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उसे मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपटे से नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर उसे चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु बेहोशा वहीं पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद आवाज से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर फैला दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ सांप के दो टुकड़े कर चुका था। तब उस शिशु खरगोश के पास वह रहा जिस शिशु खरगोश को सांप ने अधमरा कर दिया था, और रात भर उसे पंखों के नीचे रखा और वह उसकी सेवा करता रहा। यानी जब सांप ने खरगोश को घायल कर दिया था तो नीलकंठ ने उसको अपने पंखों के नीचे फैलाकर नीचे बैठा लिया और उसकी सेवा की। यानी एक तरफ तो उसको बचाया, सांप को काफ़ी ज़्यादा प्रहार किए, उस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से दंड दिया उसको। उसके बाद खरगोश को वह सेवा करता रहा खरगोश की। उसके बाद लेखिका कह रही है कि मयूर जो है कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं है। अब नीलकंठ के बारे में कहा गया है कि कार्तिकर ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह इस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। राधा जो था नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। मैंने नृत्य में अगर नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंखों को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर, इस प्रकार उसकी परिक्रमा में एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने समझ लिया था कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है। यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन मेरे जालीघर के पास पहुंचते ही उसने अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और वह पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया, जैसे कोई वह नृत्य करने वाला है। तब से यह नृत्य भंगिमा का नित्य का क्रम बन गया, यानी रोज रोज ऐसा होने लगा। प्राय मेरे साथ कोई न कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की जो मुद्रा थी नाचने की, उसको सम्मानपूर्वक समझकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि भी दे दी थी। जिस नुकीली सी पैंट से वह भयंकर बिस्तर को खंड खंड कर सकता था, उसी से वह कह रहे हैं कि मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चुने ऐसे कोमलता से धीरे धीरे उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और आश्चर्य भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। अब लेखिका कह रही है कि उसे फलों के जो वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भागते थे। वह कह रही हैं कि वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजलियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तो वह जालीघर में इतना अस्थिर हो जाता था कि उसे बाहर छोड़ना पड़ता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय वर्षा ऋतु ही थी सबसे प्रिय ऋतु। मेघों के उमड़ आने से पहले ही हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती रहती थी। उनका नृत्य आरंभ हो जाता था और मेघ जितना गरजता, बिजली उतनी अधिक चमकती थी। बूंद की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता। उसकी केका का स्वर काफी तेज होता था और वर्षा के थमने पर वो अपने पंख सुखाते थे। एक दिन मुझे किसी कार्य से, अब लेखिका बता रही है कि वो कितने खुश हो जाते थे, उनको लेखिका देखती रहती थी, उसे काफ़ी अच्छा लगता था। एक दिन लेखिका कह रही कि मुझे किसी कार्य से नकाश कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, उन्होंने संकल्प करके बड़ी मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोर के कान में बड़ी बंदी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बना लिया। बड़े मियाँ बोले, देखिए गुरुजी, किसी चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसी कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप न हाई थी तो मैं उसी के सिर पर पटक देता और आपसे भी कहे से अधमुरी मोरनी को ले जाने को कहूँ।
सारांश यह है कि जो 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जालीघर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा, यानी उसका नाम लेखिका ने रखा कुब्जा। पहले उसे ठीक किया और उसके बाद जालीघर में उसको पहुंचा दिया जहां सारे पक्षी रहते थे। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब वह नीलकंठ और राधा के साथ रहती थी, यानी अब तक तो नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब वह उन्हें जब साथ देखती तो कुब्जा मारने को दौड़ती थी। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, यानी उसे नीलकंठ और राधा का साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और जैसे ही वह साथ दिखते तो उन पर झपटा मारती थी। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी काफ़ी ज़्यादा मित्रता थी, दोस्ती थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देती थी, यानी जालीघर में जैसा पहला माहौल था वैसे अब नहीं रहा था। लेखिका बता रही है कि कुब्जा जो थी वो आपस में किसी को भी दोस्त नहीं रहने देती थी और नीलकंठ और राधा को भी साथ नहीं रहने देती थी और वह उनको अपना दुश्मन समझती थी। अभी बताया जा रहा है कि राधा ने 2 अंडे दिए जिसमें पंखों में छिपाई बैठी रहती थी। पता नहीं कुब्जा ने जब चला कुब्जा को तो उसने चोंच से मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब और चितरा दिए, यानी उसने राधा के अंडे भी फोड़ दिए। इस कलह क्लेश से और भी अधिक राधा की दूरी से बेचारी की प्रसन्नता को जो नीलकंठ खुश रहता था अब उसकी समाप्ति बिल्कुल ही हो गई थी। और ऐसे माहौल में जो कि नीलकंठ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ऐसा कोलाहल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो हाल क्या हुआ जैसे कि हम सोच भी नहीं सकते, नीलकंठ मर गया। और नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट कई दिन तक निस्तेज से बेहोशी पड़ी रही, यानी उसको खुद की भी होश नहीं रहा, बिल्कुल भी ऐसे नहीं रहा कि कोई उसके साथ था। यह कोलाहल जो भी कलेश हुआ था यह सिर्फ हुआ था कुब्जा की वजह से।